वालेकुम साथियों। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने बड़े मामू जान खालिद महमूद की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू शेयर करूँगी। मेरे मामू जान ने एटॉमिक एनर्जी में तकरीबन 30-35 साल सर्व किया। जब उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को जॉइन किया तो तकरीबन डेढ़ 2 साल के बाद उनको उस इदारे की तरफ से हॉलैंड भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने लेटेस्ट वेल्डिंग प्लांट्स के ऊपर काम करने की तरबियत हासिल की। वहाँ से आने के बाद वो 30-35 साल एटॉमिक एनर्जी में वेल्डिंग प्लांट्स डिवीजन में काम करते रहे, जहाँ पर वॉरहेड्स को मेन यूनिट के साथ अटैच किया जाता है। मेरे मामू जान इंतहाई तंदुरुस्त, सेहतमंद और मजबूत असाब के इंसान थे। लेकिन चूंकि वो वेल्डिंग यूनिट पे काम करते थे, जहाँ पर शदीद गर्मी थी, लिहाजा हमने कभी भी उनको गर्मी के मौसम में कूलर या एसी वाले कमरे में बैठे हुए कभी नहीं देखा। बल्कि जितनी ही गर्मी क्यों ना हो जाए, जितना ही गर्म मौसम क्यों ना हो, हमने तो कभी उन्हें पंखा लगा के भी बैठे हुए नहीं देखा था। वो कहते कि ये मुझे तकलीफ देता है, मैं बिल्कुल इसका आदी नहीं, बल्कि पंखा लगाने के बाद या कूलर में बैठने से मेरा जिस्म दुखने लगता है। लेकिन साथियों, जब अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान अचानक आ जाना होता है तो इंसान की समझ में नहीं आता। 2006 में जब वो अपनी जॉब से एक दिन वापस आए तो तकरीबन मई का महीना था और शदीद गर्मी थी। वो बहुत थके हुए थे और उस दिन वो घर आने के बाद बच्चों के कमरे में बैठ गए, जहाँ पर कूलर चल रहा था, और वहीं पर उनके साथ गप्पे मारते हुए वो शदीद थकावट के आलम में उन्हीं के बेड पर थोड़ी देर के लिए सो गए। हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक वो हार्डली वहाँ पर आधा घंटे भी उनकी आंख नहीं लगी होगी कि वो उठे और उठ के कहने लगे कि ओ हो, ये मैं कहाँ आज सो गया, मेरा तो पूरा जिस्म दुखने लग गया है। मैं तो एक लम्हा भी कूलर के आगे या ठंडी जगह पर बैठने का आदी नहीं, ये क्या बन गया। बहरहाल उनको उस वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पे जो घर में दवाई मौजूद थी वो दी गई, चाय पी, रात को उन्होंने दूध में हल्दी डाल के पिया, लेकिन उनकी तबीयत बहाल ना हुई। वो 2-4 दिन हॉस्पिटल गए और ट्रीटमेंट भी करवाते रहे, लेकिन उनका बुखार तेज से तेज तर ही होता गया। जब उनकी तकलीफ कंट्रोल में ना आई तो उन्हें AQ खान हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें एक स्पेसिफिक यूनिट में शिफ्ट कर दिया। घर में से कोई शख्स भी ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उनकी हालत बिगड़ने लगी और उनके सर में शदीद टीसें उठने लगी। मालूम करने के बाद पता लगा कि वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हैं और ये उनकी आखिरी स्टेज चल रही है। उस दर्द की वजह से हमने अपने मामू जान को इस कदर बिलक बिलक कर रोते देखा कि मेरे पास आपको बताने के लिए वो अल्फाज ही नहीं। हमने अपने मामू जान को इस हालत में कभी नहीं देखा था, जबकि वो ग्रीन आंखों वाले एक वजी शक्ल के नौजवान थे और जैसे मैं बता चुकी हूँ, इंतहाई मजबूत असाब के सख्त गिर इंसान थे। बहरहाल उनकी तकलीफ चंद दिनों में इंतहाई बढ़ गई। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। एक दिन वो बैठे हुए अपने कमरे में घबराए और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप इन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर ले जा सकते हैं। चुनाचे मेरे कज़न ने मुझे साथ लिया और हमने मामू जान को व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर लेकर आए। उनके बच्चे भी तब साथ ही थे। हम सब मिलकर मामू जान को लेकर कॉरिडोर से बाहर हॉस्पिटल के मेन दरवाजे की तरफ आए। उस वक्त वहां पर डॉक्टर कदीर अपने चेकअप के लिए तशरीफ ला चुके थे। जैसे ही डॉक्टर साहब की गाड़ी हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस के पास पहुंची तो गार्ड्स और सिक्योरिटी के अमले ने हाथों से एक जंजीर बनाई और डॉक्टर साहब को उनके मुंसलिक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एक रास्ता सा बनाया। इसी दौरान डॉक्टर साहब चलते चलते जिस साइड पर मेरे मामू जान खड़े थे उस साइड पर चलते हुए आए और आकर उनके पास खड़े हुए, उनसे मुसाफा किया और तकरीर के अंदाज में पीछे खड़ी पब्लिक जो कि एकदम से
ایک جم غفیر کی شکل اختیار کر چکی تھی، ان سے یوں بولنے لگے کہ ساتھیو، یہ شہید ہے، شہید، اس شخص نے اس قوم کی خاطر اپنی جان وقف کی ہے، یہ شہید کا رتبہ رکھتا ہے، اس کو سلام کیجئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے سلوٹ کیا اس وقت، اور ہمارے کانوں میں وہ شاں شاں کی آواز آج بھی گونجتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ماموں جان کی خیریت پوچھنے کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس طرح چند دن مزید گزرے اور چند دن کے بعد میرے ماموں جان کا انتقال ہو گیا۔ تب انتقال کے بعد ہم نے بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد یہ معلوم ہوا، کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بہت برے طریقے سے گھسی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر قدیر کو کیسے پتا لگا کہ یہ شہید ہیں، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ان کا آخری وقت ہے؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تو اچانک اس وقت ملنے کے لیے آئے تھے، وہ یہ کیسے جان پائے؟ اس جملے کے پیچھے کیا تھا؟ تب بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ اور اٹامک انرجی میں موجود ان کے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ چونکہ میرے ماموں جان یورینیم پلانٹ پہ کام کرتے تھے، اور جو لوگ بھی یورینیم کے ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں وہ تقریباً 99% سانس کے کینسر میں، پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انیویٹیبل چیز ہے، اور یہ وہاں پر کام کرنے والے تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہی یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال جب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے ذہن میں یہ باتیں سوار ہو جاتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے کسی کے خلاف سازشیں کر کے، دل میں بغض رکھ کے، نفرت کر کے ضائع مت کیجیے۔ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیجیے تاکہ لوگ زندگی میں بھی یاد رکھیں، اور آپ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی آپ کا نام اچھے لفظوں میں ہی لیا جائے۔ ہم نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اسی لیے ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کو روشنی دیتا ہے وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ شعور کا ظہور ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ مجھے انتظار رہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے واقعے، کسی نئے پہلو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔